मैं तो आप बहुत कम पत्रकार हैं देश में, और आप उन पत्रकारों में से आते हैं जब इनकी गिरफ्तारी हुई तो बड़े बड़े लोग मैदान में उतरे, ट्विटर पर आपका नाम ट्रेंड हुआ और कई संस्थानों ने आगे आके समर्थन दिया और आपके सपोर्ट में खड़े हुए हो। और एक कहते हैं कि वैसे तो कई छोटे छोटे शहरों में कई ऐसी घटनाएं पत्रकारों के साथ हो जाती है मगर सब साथ नहीं आ पाते, मगर प्रशांत कनौजिया एक ऐसा नाम बना जिसके लिए सब लोग एक साथ खड़े थे। कैसे हुआ ये सब? देखिए, मतलब आप थोड़ा वो पुलिस आने के सीन से मुझे तो थोड़ा खुश नसीबी है, मैं कहूँगा कि मेरा प्रिविलेज है कि मैं दिल्ली में बैठा हूँ। मेरी गिरफ्तारी पर पूरा विपक्ष एक हो गया, मायावती जी, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, शरद पवार, उमर अब्दुल्ला, ममता महबूबा मुफ्ती, सब ने मेरे समर्थन में बयान दिया। और मुझे नहीं लगता शायद देश में कोई भी एक भी विपक्ष का नेता बचा होगा जिसने मेरे समर्थन में बात नहीं की। और पत्रकार में चाहे बड़े नाम हो, चाहे रवीश कुमार हो, राजदीप सरदेसाई हो, वो लोग सड़क पे उतरे मेरे लिए। पर मुझे लगता है कि ये मेरा प्रिविलेज था कि मैं दिल्ली में पत्रकारिता कर रहा हूँ। वो पवन जायसवाल के साथ नहीं हुआ। वही मेरा कहना था। मेरा कहना है कि हमसे ज्यादा, लाख गुना ज्यादा रिस्क गांव में जो पत्रकारिता कर रहे हैं स्ट्रिंगर जो हैं वो लेते हैं। क्योंकि हम तो चलो मोदी योगी को क्रिटिसाइज करके घूम रहे हैं, उनको वो मोदी योगी को क्रिटिसाइज करेंगे तो कोई बात नहीं, वहाँ लोकल ठेकेदार भी है, शराब माफिया है, लोकल माफिया है, विधायक तो है, विधायक के 4 गुंडे हैं, घर जानते हैं, प्रॉपर जानते हैं, तो वो ज्यादा खतरे में रहता है। और उसकी सुरक्षा के लिए कुछ भी नहीं है, आग लगा के मार दिया जाता है, रोज हत्या हो जाती है, कोई आरटीआई एक्टिविस्ट की हत्या हो जाती है, व्यापम में आपने देखा किस तरीके से हत्या। तो मुझे लगता है कि ये मेरा प्रिविलेज है जिसको लेकर मुझे बहुत प्राउड नहीं है। मैं बहुत दुखी हूँ कि काश ये प्रिविलेज सबको मिले, जितने भी, चाहे वो रुपेश को मिले जो लगभग 2 साल से जेल के अंदर है, या फिर वो सिद्दीक कप्पन को मिले जो 2 साल जेल में रहे। तो उस मामले में तो मैं मुझे लगता है कि मेरा दर्द भी बहुत छोटा था और मेरे पर मुझे ज्यादा प्रिविलेज मिला, आउट ऑफ प्रपोर्शन। क्या प्रकरण था वो, और 3 महीने कैसे थे जेल में? जेल तो मेरे लिए पहली बात तो बड़ा अजीब एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं कोविड के टाइम जेल गया था। अच्छा। तो कोविड के यहाँ प्रॉब्लम ये था जेल में कि कोविड में आपको कोई मिल नहीं सकता। 3 महीने मैं अपने परिवार के किसी व्यक्ति से नहीं मिल पाया, ना वकील से मिल पाया, ना जेल से बाहर कोर्ट पे तारीख पर ले कोई मुलाकात नहीं थी। कोई मुलाकात नहीं। तो ये सबसे ज्यादा पेनफुल था मेरे लिए। हालांकि चूंकि चूंकि मेरा दूसरी बार गया था तो मुझे बहुत सारी चीजें पता चल गई थी कि जेल में एक सर्वाइवल टेक्टिक होता है कि आपको ऐसे जेल में रहना है ताकि आप, क्योंकि मुझे याद है कि एक माफिया था जेल में, वो जेल के अंदर बैरक होती है, बैरक में वो आगे बैठता था। तो हाइट उसकी छोटी थी पर उत्तराखंड का था, तो मैंने पता किया क्या कर गया है, तो मालूम पड़ा कि गैंगस्टर एक्ट में आया है, 2-3 मर्डर है इसके ऊपर। तो ठीक है, तो ऐसे ही हम जेल में ना जनरली लोग बात करने लगते हैं। 1-2 दिन बाद सेटल होकर मैं भी बात करने लगा, तो मैंने उसको पूछा कि क्या करते हो, तो उसने अपनी कहानी बताई कि मैंने मर्डर कर दिया, मैं सुपारी लेता हूँ। उसने सीधा बोला कि आप मुझे पैसा देंगे तो हम मारेंगे ये वो। अच्छा, जेल के अंदर हाँ, सब बता रहा है। तो मैंने बोला कि क्या करना है निकल के, तो बोला बाहर निकल के उमर खालिद और प्रशांत कनौजिया को गोली मारेंगे। बाप रे, वास्तव में ऐसा हुआ? हाँ, उसको नहीं पता था कि वो जिससे बात कर रहा है। मिले हो तुम इन लोग में से किसी को? तो बोला नहीं, उमर खालिद को तो नहीं मिला, प्रशांत कनौजिया को भी नहीं मिला। तो मैंने बोला जान में जाना है, ठीक है, नहीं मिला हो तो मतलब ठीक है। हालांकि जेल में बड़े बड़े अपराधी भी मिले। अभी एक लखनऊ में जीवा महेश्वरी करके एक माफिया था जिसकी हत्या हुई लखनऊ कोर्ट में, गोली मार दी, वो भी था हमारे बैरक में। अच्छा। तो मैं उससे भी मिला, और लगभग में भी 2-3 जितने हत्या हुई है कोर्ट में वो सबको मैं जानता हूँ पर्सनली। हमने 3 महीने साथ बिताए हैं, रोटियां शेयर की हैं, एक दूसरे के नमकीन बिस्किट शेयर किए हैं। तो मुझे एक चीज़ समझ में आई जेल के अंदर कि मैं पहले दिन तो बहुत सोच रहा था कि मेरे साथ ऐसा क्यों, लेकिन फिर अंदर बहुत सारे ऐसे लोग मिले जो जो जिनका सवाल बड़ा था, क्योंकि मैं तो सिर्फ अरेस्ट हुआ था। मैं जेल में ऐसे बहुत सारे लोगों से मिला जो बेगुनाह होते हुए कन्विक्ट हुए ज़मीन के मामले में या किसी भी मामले में। तो मुझे लगता है अगर ये लोग झेल सकते हैं तो हम क्यों नहीं झेल सकते। और जेल में एक चीज़ बड़ा होता है कि जेल में अगर आप बहुत बेचारा बन के जाएंगे तो आप बुली होंगे, बहुत अमीर बन के जाएंगे तो आपको लूटा जाएगा। तो जेल में या आप, तो उसके लिए वो एक मिडल पाथ लेना पड़ता है जिससे आप बुली भी ना हो और लूटे भी ना जाए। जेल में बाहुबली टाइप्स बन के, बाहुबली मतलब मैंने एक चीज़ तय की थी जेल में कि मैं पहले दिन से अपना ऑरा मेंटेन करने में कामयाब रहा।
क्योंकि जब मैं घुसा जेल में तो जेल में ये चर्चा थी कि प्रशांत कनौजिया जेल में आ रहे हैं। तो मैं जब पहुंचा तो मुझे एक दो लोगों ने पहले सलाम किया, तो मुझे समझ में आ गया कि अच्छा है मामला, तो इसको ऑरा को बनाए रखा जाना चाहिए, वरना आपको लूटा जाएगा या पीटा जाएगा। तो मैं पहले दिन तो मुझे बड़ा सम्मान भी मिला, ऐसा भी नहीं कि मुझे कोई जेल के अंदर नाम से नहीं बुलाता था, सब पत्रकार साहब ही कहते थे, और सबसे मेरे बड़े अच्छे संबंध थे। हम लोग खाना शेयर करते थे, मेरे घर से मतलब जो मेरे दोस्त यार लोग बिस्किट नमकीन काजू बादाम भेजते थे, वो आपस में बंटता था। तो मुझे लगता है एक फैमिली जैसा हम रहे। काउंसलिंग भी करते थे बच्चे, मेरे बैरक में बच्चे भी होते थे 18-19 साल 20 साल के, और उनकी गलती क्या होती है ना, जेल के अंदर सबसे ज़्यादा आशिक है। अच्छा। हाँ, सबसे ज़्यादा आशिक हैं गांव में। बाहर भी आशिक है। हमारे बड़े आशिक हैं कि अगर लड़का लड़की रिलेशनशिप में है, माँ बाप ने पकड़ लिया तो लड़के के ऊपर 376 लगाया, अंदर भिजवा दिया जेल को। अब वो आशिक अंदर आके बैठा हुआ है। मैं एक कैदी की कहानी आपको सुनाता हूँ, बड़ा दिलचस्प है। कि वो अंदर सोया रहता था और मेरे से बात नहीं करता था, और मेरा ना अपने बैरक में बड़ा वो था, रसूख था कि मेरा खाना कोई और लेकर आ रहा है और मेरा बड़ा सम्मान होता था। वो मेरे पास आता नहीं था, तो मैं हमेशा टेंशन में रहता, ये ऐसा क्यों पड़ा रहता है। तो एक दिन मैंने हिम्मत की और उसके पास गया, बुलाया उसको, पूछा अच्छा क्या करते हो क्या नहीं करते हो। तो बोला मैं पढ़ता था लखनऊ में, और मैं एक लड़की से शादी कर लिया भाग के, और उस लड़की और आके गाजियाबाद में रहने लगा। पुलिस हमको उठा लाई, हमको भेज दी यहाँ, और लड़की को भेज दी नारी निकेतन में। कि लड़की नाबालिग है या ऐसा कुछ आरोप लगाया उसके फैमिली वाले ने, तो किडनैपिंग का केस लगा के इसको अंदर भेज दिया। बोला तुम्हारे मम्मी पापा को बताइए। तो बोल रहा है उन्होंने भी हाथ खींच लिए कि हम लोग भी तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगे। तो मैंने बोला ठीक है, जब तक तुम नहीं हो मैं निकल के तुम्हें निकलवा दूंगा बाहर, तुम चिंता मत करना, बाकी तुम मेरे साथ रहना, तुम्हें कोई भी चीज़ की जरूरत होगी मेरे से ले लेना। ऐसे ही दिन चलता रहा। तो मैंने उसको कहा कि जेल में खाता होता है, अगर आप जेल में काम करना होता है आपको, अगर काम नहीं करना है तो एक पर्ची कटती है, 4,500 रुपये की पर्ची दे कटवा लो, उसके बाद आप काम मत करो, आप सिर्फ बैठो और गिनती कटाओ बस। दिन में गिनती होगी जाने के टाइम, जाने के बाद, और सुबह एक गिनती होती है, वो करवाओ बस, उसके अलावा कोई काम नहीं करना। तो ये जो लड़का था इसने क्या किया कि वो पर्ची नहीं कटवाई। अच्छा। पैसा मैं दे रहा था, मैंने बोला मैं दूंगा बेटा तुम्हारा पैसा, तुम काम मत करो, क्योंकि बहुत अच्छा लड़का था, बड़ा सम्मान से बात करता। बोला नहीं नहीं मैं कटवाऊंगा। तो मैं नहीं कटवाऊंगा, वो जाके खेत में मैं इसको काम पे लगवा दिया कहीं। तो हमें ना फ़ोन पर बात करने के लिए मिलता था 15 दिन में एक बार, 5 मिनट की बात होती थी फ़ोन पर। तो हम लोग को लाया जाता था फ़ोन पे बात कराने के लिए, एक चौकी होती थी वहाँ, तो वहाँ एक फ़ोन होता था, वहाँ हेडफोन लगाते थे, एक आदमी सुनता रहता था क्या बात हो रही है, पुलिस वाला। तो वहाँ वो मुझे मिलता था। तो वो मुझे मिलता था तो मैं ऐसे जेब से निकाल के 500 रुपया कभी देने की मैंने पहली बार उसको कोशिश की। तो बोला मैं नहीं चाहिए। तो बोला तो क्या चाहिए। तो बोला वो नारी निकेतन में है ना, उसको पास भिजवा दो। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने सिपाही को बुलाया, 500 रुपये 1000 रुपये दिए, बोला नारी निकेतन में दे देना। मतलब तुमको कुछ, नहीं हमको कुछ नहीं चाहिए। और मुझे वो 7-8 बार मिला और यही बात कहता था नारी निकेतन में पैसा पहुँचवा दो, मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए, और खूब मेहनत करें। हालांकि निकल के मैंने उसके माँ बाप को समझाया तो वो आ गया बाहर, लेकिन एक से एक गजब आशिक जेल के अंदर आपको मिलेंगे। तो मेरे लिए तो बड़ा वो था कि मैं आज भी, मेरे लिए, मैं अगर कोई आशिकी का एक जीता जागता सबूत है तो वो लड़का है। वो लड़का मेरे से 3 महीने तक हर हफ्ते मिलता रहा और सिर्फ एक ही बात करता था कि नारी निकेतन में कपड़े भिजवा दो, नारी निकेतन में बिस्किट भिजवा दो, नारी निकेतन में पैसे भिजवा दो। अब मुझे नहीं पता वो है कि नहीं है, पर जिन लोगों की भी मैं मदद कर पाया जेल में, जिन लोगों को भी आर्थिक रूप से मदद कर पाया है या जिस भी तरीके से प्रोटेक्ट भी करना पड़ता था, 1-2 बांग्लादेशी थे, उनको बहुत लोग बुली करते थे, तो उनको भी काफ़ी प्रोटेक्ट करना पड़ता था। तो मैंने आपके इंटरव्यू में सुना क्या 3rd डिग्री भी आपके हाँ, साथ 3rd डिग्री हुआ, 3rd डिग्री हुआ, इलेक्ट्रिक शॉक हुआ, ये 3 दांत मेरे तोड़े गए, आज भी तो, हाँ आज भी नहीं है 3 दांत। कैसे? इलेक्ट्रिक शॉक लगाने से दांत में फ्रैक्चर हो गया। जब आपको कोई इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है तो इनर लाइन थिन लाइन फ्रैक्चर हुआ, तो निकलने के बाद जब पेन होने लगा तो वो निकाला गया। और बाकी पिटाई उटाई तो बहुत नॉर्मल थी, वो सिर्फ पुलिस स्टेशन में हुई, जेल में नहीं होती पिटाई इस तरीके की। जेल में आप कोई बड़ी गलती करो तब पिटाई होती है, बाकी पुलिस स्टेशन में वो सारे जितने भी उनके गुस्सा होता है वो सब निकाल लेते हैं। हालांकि मैं तो बोलता हूँ पुलिस वालों को भी कि भाई आप उतना ही करो जितना आप बर्दाश्त कर पाओ, क्योंकि वो तो तय है कि मतलब जिसने मेरे को 3rd डिग्री दिया था उसका नाम आज भी मेरे दीवार पे है। मैं आपके वीडियो के माध्यम से बोलता हूँ, उनका तो हिसाब मैं चुकता करूंगा एक दिन। बिना बात का कोई इंट्रोगेशन नहीं है, ऐसे ही सिर्फ मुख्यमंत्री को खुश करने के लिए
तो मैं बस देखना चाहता हूँ कितना खुश होते हैं मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री कोई मुख्यमंत्री हो, चाहे ये हो चाहे इससे पहले वाले हों इसके बाद वाले हों, कोई लिखा के थोड़ी ना आया जीवन भर रहेगा। ये समय का चक्र है, आज किसी के पक्ष में कल किसी और के पक्ष में होगा। और जो ये मान के बैठे हैं ना कि ये ही जीवन भर रहेंगे, वो ये गलती छोड़ दें। मैंने तो ये कसम खाई थी। और जेल में 3 महीना सरवाइव करने का पीछा मेरे लिए जो कारण था वो मेरे लिए, जिसने मेरे को 3rd डिग्री दिया था उसके प्रति मेरा प्रतिशोध, ये भी बहुत काम देता है कभी कभी, प्रतिशोध। और मैंने जेल में अपने बैरक में उसका नाम लिख रखा था। आपकी तो धाराएं भी ऐसी नहीं थी कि 3rd डिग्री? कोई धारा नहीं थी, आज भी कुछ नहीं हुआ। 5 साल इसको तो 5 साल हो गए, चार्जशीट नहीं फाइल हुई आज तक। ये बताता है ना कि चार्ज ही नहीं है तो क्या शीट फाइल करोगे आप। बस केस चला रहे हैं। मैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जा रहा था पढ़ने, मेरा एडमिशन ऑलमोस्ट फाइनल हो गया था, मेरा पासपोर्ट नहीं दे रहे हैं। अरे मैं लंदन जाके रहूंगा, मैं लड़ूंगा भाई तुम्हारे खिलाफ यहाँ जीवन भर रह के। क्या मैं सोच रहा हूँ मैं लंदन जाके भाग जाऊंगा, असाइलम ले लूंगा? मैं असाइलम नहीं लूंगा। असाइलम लेना होता तो पहले ले लेता, पर मुझे लड़ना है तो मैं सिर्फ चाहता था मैं एक अच्छा एजुकेशन लूँ। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जाके पढ़ता, इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ता, तो आके कंट्रीब्यूट ही करता ना देश को। लेकिन ये लोग नहीं चाहते कि देश के लोग बाहर जाएं या पढ़े लिखे आए, क्योंकि इनका पढ़ाई लिखाई से बड़ा वो है, प्रॉब्लम है कि ऐसे कैसे पढ़ लोगे। क्योंकि लंदन जाके पढ़ने में आपको ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा, और ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा होता है ना कि आपका ये नॉर्थ बेल्ट का पॉइंट ऑफ व्यू से, ये पूरा काउ बेल्ट की पॉइंट ऑफ व्यू पे चलाना चाहते हैं। ये बोल रहे साड़ी इंडियन कॉस्ट्यूम है, साड़ी इंडियन कॉस्ट्यूम नहीं है। साड़ी इज अमंग वन ऑफ द कॉस्ट्यूम इन इंडिया, इट इज नॉट अ इंडियन कॉस्ट्यूम। वो बहुत सारे कॉस्ट्यूमों में एक कॉस्ट्यूम है। नॉर्थ ईस्टर्न औरतें नहीं पहनती हैं साड़ियाँ, पंजाब की औरतें नहीं पहनती हैं साड़ियाँ, तो क्या वो इंडियन नहीं है? तो ये जो इंडियन का जो बात करते हैं ना, इंडियन नहीं है। अब यही मेरे को मिलते हैं, आप मेरे को घर पे बुलाइए और कहिए मैं आपको शुद्ध भारतीय व्यंजन खिलाऊंगा जिसमें सिर्फ भारतीय इंग्रेडिएंट्स हों। आप मुझे एक भी ऐसा इंग्रेडिएंट बता दीजिए जो शुद्ध रूप से भारतीय है, और उसी को आप खाना बना के खिला सकते हैं। आपका आलू बाहर से आया, आपका टमाटर बाहर से आया, आपकी मिर्ची बाहर से आई, इलायची बाहर से आई, लौंग बाहर से आया। ये दिन भर पाकिस्तान को गाली देते हैं, संबित पात्रा है, ये सारे टीवी पे बैठकर पाकिस्तान को गाली देते हैं। क्या ये व्रत नहीं रखते? व्रत में कौन सा नमक खाते हैं? ये सेंधा नमक खाते हैं, पिंक सॉल्ट खाते हैं। और पूरी दुनिया में पिंक सॉल्ट जो सबसे ज्यादा मिलता है वो पाकिस्तान में ही मिलता है, भारत में कोई पिंक सॉल्ट नहीं मिलता। तो इनके रगों में क्या पाकिस्तान का खून है क्या? नमक तो पाकिस्तान, हाँ, नमक तो पाकिस्तान का है। हाँ, लेकिन भाई आपको बोलना है, क्रॉस बॉर्डर ट्रेडिंग तो हो रही है ना। प्याज आपका बाहर से आया, आलू तो आपको पुर्तगाल से आया, टमाटर आपका स्पेन से आया, तो आप क्या खा रहे हो ऐसा? तो जो इंडियन चिल्लाते हैं ना, इंडिया एक भावना है, राष्ट्रवाद एक भावना है। राष्ट्रवाद कोई ये नहीं है। अब कोई आपको कहे आप अपनी माँ से प्रेम नहीं करते, अब जैसे कोई किसी को आप पकड़ लीजिए, कहिए क्या तुम अपनी माँ से प्रेम करते हो? बोलेगा हाँ करता हूँ। करके दिखाओ, माँ से प्रेम करके दिखाओ, क्या करोगे आप? वो एहसास है, देशभक्ति एहसास है। देशभक्ति किसी को दिखाने या किसी को डराने की बात नहीं है, ये लोगों को समझ में नहीं आता। तो वो 3rd डिग्री टॉर्चर आज भी परेशान करता है? हाँ, कभी कभी आता है। पहले तो रोज आता था, अभी भी मैं सपने में बहुत बार जेल चला जाता हूँ। अच्छा। कि ऐसा लगता है कि जेल में सो रहा हूँ ना, आँख खुलती तो अपना घर नजर आता है। तो वो एक देखिए नाइटमेयर तो है मेरे लिए, कि जिस तरीके से उन्होंने किया वो किसी भी तरीके से ठीक बात नहीं था। हालांकि वो अपनी नौकरी कर रहे थे, और ठीक है। अब मुझे लगता है कि देखिए 2 तरीके के दर्द होते हैं, एक आपको कमज़ोर बनाते हैं, एक आपको मजबूत बनाते हैं। वो 3rd डिग्री के बाद अब मुझे डर ही नहीं लगता पुलिस से भिड़ने में। तो जैसे जब बाहर निकले तो ये था कि जो अब हुआ है ये दोबारा ना हो, तो अपने बर्ताव में परिवर्तन लाऊंगा, या जिस तरीके से कर रहा था वो गलत नहीं था तो वैसे ही करता रहूंगा? देखिए क्या होता है कि हम जिस परिप्रेक्ष्य से आते हैं या जिस बैकग्राउंड से आते हैं और या जिस कम्युनिटी से आते हैं, उस कम्युनिटी के लिए तो किताबों में बहुत कुछ ऐसा लिखा गया है कि इनका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, कीड़े मकोड़े। और मैं आके यहाँ लुटियन जोन में बैठकर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पर टिप्पणी कर रहा हूँ, या मुख्यमंत्री को पता भी चल रहा है, अपनी आवाज़ पहुँच रही है ना। अरेस्ट हुए मतलब मुख्यमंत्री को चुभा, यानी आप सक्सेसफुल हुए एक आम आदमी होते हुए भी अपनी बात मुख्यमंत्री के कानों तक पहुँचा जाने में। तो मुझे लगता है कि मैं स्लम से आया हूँ, आई हैव नथिंग टू लूज। मैं 0 से स्टार्ट किया हूँ, मैं माइनस में तो नहीं जाऊँगा ना। तो मेरा कहना है कि जिस तरीके का बहुत सारे लोग बोलते होंगे भाषा सभ्यता ये सब, वो लोग ये बात कर सकते हैं जिनका इतिहास सुनहरा रहा हो और उसमें फूल खिले हों। भाई मैं तो ऐसी बातें नहीं बोल सकता, क्योंकि मेरा और मेरी कम्युनिटी का जो इतिहास रहा है वो अंधेरे में रहा है, नालियों में रहा है, गटर में रहा है, खेतों में मजदूरी करते हुए रहा है,
शहरों में मजदूरी करते हुए रहा है, मंदिरें बनाते हुए, ईंटें धोते हुए रहा है। तो मेरे अंदर तो ये सभ्यता नहीं आ सकती, सौम्यता नहीं आ सकती। मैं जो बोलता हूँ वो मेरा क्रोध है। और बहुत लोगों को जिसको बुरा लगता है उनको ये समझना चाहिए कि आपका हजारों साल का जो अत्याचार है उसका कुछ लोगों के मन में क्रोध है। वो आपको पीट थोड़ी ना रहा है, हत्या थोड़ी ना कर रहा है। क्या आपको थोड़ा कड़े शब्दों में आपकी निंदा भी नहीं कर सकता? अगर लोग इसके लिए भी तैयार नहीं है तो मुझे नहीं लगता भारत कोई विश्व गुरु बनने जा रहा है, कोई भी हो। जब हमारे घर में महिलाएं होती हैं, आदर्श महिला क्या है? शांत रहे, कुछ नहीं बोले, घर का काम करे। जरा सा कुछ बोल दे तो बोले अरे इसकी आंखें टेढ़ी हो रही है, अब इसकी ये ज्यादा उठ रही है। हमारे घर में है ना, मैं हमारे घर, मेरे भी घर में होगा शायद, मेरे माँ बाप में तो मैंने नहीं देखा, पर हो सकता है एक्सटेंडेड फैमिली में होगा कि अगर आपकी पत्नी या आपकी बीवी उल्टा जवाब दे दे तो बस खत्म, सारी क्रेडिबिलिटी जीरो हो गई। अब आप अपनी प्रोफाइल पे लिखते हैं नेशनल इंचार्ज RLD, पत्रकारिता छोड़ राजनीति में आ गए, क्या कारण रहा और क्यों? देखिए, मैं जब जेल से आया तो मैं बहुत सारे नेताओं से मिला, जिन लोगों ने भी मेरा समर्थन किया, चाहे वो जितने भी लोग हैं, बड़े बड़े विपक्ष के नेता हैं जिनको लोग मजाक उड़ाते हैं, गाली देते हैं, कुछ भी कहें, जिन्होंने भारत जोड़ो की, चाहे वो यूपी के मुख्यमंत्री हों, पूर्व मुख्यमंत्री हों, अखिलेश जी हों, सबसे मिला मैं। सब ने मुझे एक सॉलिडारिटी दी कि हाँ हम तुम्हारे साथ हैं। और अखिलेश जी ने मुझसे काफ़ी देर बात की और अच्छे से बात की। मैं क्योंकि जब जेल में भी था तो वो मेरे फैमिली में बात करते रहते, अपडेट लेते रहते थे कि कुछ ज़रूरत होगा तो मैं बताना। तो ही वॉज द ओनली पर्सन जो कनेक्टेड थे, बाकी लोग तो समर्थन कर ही रहे थे। तो मैं फिर जयंत चौधरी जी से मिला। तो जब मैं जयंत चौधरी से मिला तो मैंने उनसे बातें करना शुरू की। तो पहली बात तो पढ़े लिखा, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ के आया, तो मुझे ना वो कोई भी वो ट्रेट नहीं दिखा जो दूसरे नेताओं में रहता है कि भैया जी आप हीरो हैं, भैया जी आप सुपरमैन हैं, खुश करने का। ही वॉज वेरी प्रैक्टिकल और कुछ कंस्ट्रक्टिव बात हो रही थी। तो उन्होंने मुझे एक बात बोला कि लोग प्रशांत, जिनसे तुम लड़ रहे हो वो रोड पे नहीं है, तो वो पार्लियामेंट में बैठे हैं या असेंबली में बैठे हैं, उनसे लड़ना है तो तुम्हें भी वहीं जाना पड़ेगा, वरना फिर अपना जो कर रहे हो चुपचाप करते रहो। ये मेरे लिए बहुत ट्रिगर था। मैं घर गया सोचता रहा कि ये तो बात सच है। तो मैं तो पश्चिम उत्तर प्रदेश का नहीं हूँ, लेकिन मैंने फिर भी उनको ज्वाइन किया। उन्होंने बड़ी जिम्मेदारियां दी। मैंने घोड़े से पूरी यात्रा की पश्चिम उत्तर प्रदेश में, न्याय यात्रा निकाली। जहाँ जहाँ घोड़े से पीटा गया था दलितों को, उस पूरे इलाके में मैं घोड़े से घूमता था। तो वो एक रेजिस्टेंस का एक बड़ा, मथुरा भी आया मैं, आगरा भी गया मैं, उसके बाद हाथरस, शामली, बुलंदशहर, सिरकेमत, सहारनपुर, सब जगह गया, घोड़े से घूमा मैं, पूरे जगह यात्रा की। और उससे एक माहौल भी बना। और तो मुझे लगता है कि वो जो मैं जो करना चाहता हूँ ना एज अ पॉलिटिशियन या पॉलिटिक्स में आकर, वो सभी चीज़ मुझे करने मिलता है। जहाँ मुझे बाकी जगह बहुत कन्विंस करना पड़ेगा, वहाँ मुझे लगता है जयंत चौधरी एंड मी आर ऑन सेम पेज ऑन लॉट ऑफ थिंग्स। ऐसा नहीं होगा कि हमारे में डिसएग्रीमेंट नहीं होंगे, बहुत सारी बातें होंगी, मुझे शायद एग्रीमेंट नहीं लगता होगा कि ये ठीक नहीं फैसला लिया है, या उनको भी लगता होगा मेरे बहुत सारे काम अच्छे नहीं हैं। लेकिन को एग्जिस्टेंस की पॉलिसी हर जगह चलती है। पर मुझे लगता है कि मेरा जो सोशल जस्टिस का आइडिया है उस पर मुझे यहाँ ज़्यादा काम करने मिलता है। ये बनस्बत ये काम मुझे शायद कांग्रेस में नहीं मिलता या किसी अन्य पार्टियों में नहीं मिलता। मुझे बड़ा रेड टेपिज्म से गुजरना पड़ता। और पढ़ा लिखा लीडर के साथ ये फायदा होता है कि आपको कोई अननेसेसरी ना ऑकवर्ड चीजें नहीं करनी पड़ती लीडर को खुश करने के लिए। तो ये कारण एक जैसे कि आप दलित बैकग्राउंड से आते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या, मतलब मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ कि क्या दलित अपने आप को हिंदुओं से अलग समझते हैं या अलग प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसा है तो क्यों है? देखिए, पहली बात तो दलित कम्युनिटी हिंदू कम्युनिटी का हिस्सा थी ही नहीं कभी। ऐतिहासिक रूप से अगर देखा जाए तो हिंदू कम्युनिटी 4 वर्णों में बटी है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जो दलित हैं वो पंचवर्णीय है, वो चारों वर्ण में नहीं आते हैं। हिंदू धर्म के 4 वर्ण, 5वां वर्ण नहीं है, 6वां वर्ण नहीं है, तो 4 वर्ण में आते हैं, वही हिंदू की कैटेगरी में आते हैं। बाकी तो सब कोई कैटेगरी नहीं है बेसिकली। तो वो लोग आउटकास्टेड लोग हैं बेसिकली, गांव के बाहर रहने वाले लोग, कूड़ा कटकट खाने वाले लोग टाइप के लोग हैं। तो लोगों के समझना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद बहुत लोग, क्योंकि पॉलिटिक्स चेंज हुआ तो जाहिर सी बात है लोगों को इनग्रेन हो गया कि भाई हम भी इसी का पार्ट हैं, बिकॉज मेजोरिटी के पार्ट हैं। होली, दिवाली, सब 30 त्यौहार साथ में मनाने लग गए, धीरे धीरे उसमें चले गए। पर आप रिलीजियस के हिसाब से देखेंगे, रिलीजन की फिलॉसफी के हिसाब से, खास तौर पे जो हिंदुज़म की फिलॉसफी है, दलित उसमें नहीं आते। पॉलिटिकली आते हैं, रिलीजियसली नहीं आते।
पॉलिटिकली बहुत सारा एक बड़ा तबका आता है, पर ये चीज़ समझना पड़ेगा, अम्बेडकर की राइटिंग है बहुत सारी उसके ऊपर, मुझे नहीं लगता कि मुझे लोगों को ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है। बहुत सारे रिलीजन हैं, अगर रिलीजन की बात हो तो हर रिलीजन का कुछ फंडामेंटल्स होते हैं। इस्लाम के कुछ फंडामेंटल्स हैं, क्रिश्चियन के फंडामेंटल हैं, हिंदुज़म के फंडामेंटल 4 वर्ण हैं। जो चारों वर्ण, अगर वो वर्ण को हटा दें तो हिंदू रिलीजन और खूबसूरत हो जाता है, बिकॉज ये फ्रेगमेंटेड रिलीजन था। कोई पेड़ की पूजा कर रहा है, कोई नदी की पूजा कर रहा है, कोई किसी की भी पूजा कर रहा है, नेचर की, कुदरत की पूजा करते थे लोग। नदी को क्यों पूछते थे? इसलिए थोड़ी ना पूछते थे कि वो गंगा नदी है, शिव की जटाओं से निकली है, क्योंकि वो पानी देती है, वो जीवन का स्रोत है। लोग खेतों की पूजा करते हैं। मैं आज भी पश्चिम उत्तर प्रदेश में घूमता हूँ, आप खेतों में देखेंगे कि लोग अपना खेतों में एक तरीके का छोटा सा मंदिर बनाकर खेत की पूजा करते हैं। देवी देवता के रूप में कुल देवता की पूजा करते हैं। वो एक बहुत अच्छा था कि बावड़ा हुआ इंसान पाथर पूजन जाए, घर की चकिया क्यों ना पीसे, जिसका पीसा खाए। तो जब घर की चकिया में भी तो पत्थर है, मंदिर में भी पत्थर है, घर की चकिया में भी पत्थर है, लेकिन मूर्ति आपको खाने नहीं देगी, लेकिन चकिया आपको रोज खाना दे रही है। तो क्यों वो भगवान क्यों नहीं हो सकती? तो लोगों का एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है रिलीजन को लेकर। प्रॉब्लम है कि रिलीजन हमारे इंडिया में पढ़ते नहीं है लोग। तो आज जब कभी फॉर्म भरते हैं और वहाँ पे ऑप्शन हो रिलीजन का, तो क्या लिखते हैं आप? मैं बुद्धिस्ट लिखता हूँ। बुद्धिस्ट लिखते हैं। क्या कारण है उसका? उसका कारण यह था कि मैं अम्बेडकर के उस बयान से बहुत कन्विंस था कि आई वॉज बॉर्न हिंदू एंड आई विल नॉट डाई एज हिंदू। मेरा बौद्धिज्म को भी अपना लिया था। मतलब मैं ऐसा नहीं कि मैं प्रैक्टिसिंग बौद्धिस्ट हूँ, जस्ट मेरा अंतिम संस्कार अलग तरीके से उसके लिए मैंने उसको किया है। मेरा ईश्वर में वैसा कोई विश्वास नहीं है। मैं नहीं मानता ईश्वर इस धरती पे है। अगर होता तो वो, मतलब मेरे लगता है ईश्वर परफेक्ट चीज है। ईश्वर गलती कर नहीं सकता, पर ईश्वर, अगर मैं जब इस दुनिया को देखता हूँ तो मुझे गलतियां नजर आती हैं। तो मुझे नहीं लगता ये ऐसा कोई व्यक्ति है जो दुनिया बना रहा है। अगर बना रहा है तो वो बहुत अच्छा नहीं बना रहा है और उसका काम ठीक नहीं है, उसको PIP पे डालना पड़ेगा। आप इसलिए ट्वीट भी कर देते हैं कि राम ने ऐसा क्या किया जिससे उन्हें जय श्री राम कहा गया? हाँ बिल्कुल। मेरा कहना है, अगर हमारे मोहल्ले में कोई अपनी पत्नी को अग्नि परीक्षा ले तो आप उसको अच्छा बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। बट कोई अपनी पत्नी के लिए रावण को भी मार के आ जाए। रावण को मार दिया, रावण को, ठीक है, अच्छी बात है, अपने पत्नी के लिए रावण को मार दिया, लेकिन अपनी पत्नी का अग्नि परीक्षा लिया, अपनी पत्नी को गर्भ अवस्था में जंगल भेजा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये सच है, कुछ भी है, चाहे मैं मिथ्या के रूप में ही मान रहा हूँ, पर मुझे वो आइडियल नजर नहीं आता। मुझे राम के 2 पात्र नजर आते हैं। मुझे अयोध्या आने से पहले वाले राम ज्यादा जनप्रिय नजर आते हैं, जो शबरी की बेर भी खा लेते हैं, निषाद राज को गले भी लगा लेते हैं। बट आपको नहीं लगता है कि राजा होने के नाते ये मर्यादा है कि प्रजा की बात को प्रायोरिटी पे लिया जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्यों? प्रजा की बात को प्रायोरिटी पे रखना होता तो कोई फ्यूडल सिस्टम चल ही नहीं पाता। आप जनता से उठकर पूछिए कि जनता राज होना चाहिए या राजा का राज होना चाहिए, सब बोलेंगे जनता का राज होना चाहिए। जनता के राज के आधार पर कोई भी फ्यूडल सिस्टम नहीं चल सकता। फ्यूडल सिस्टम चलता है एक व्यक्ति की सोच पर। अगर आप कहोगे मैं जनता की बात सुनता हूं, तो आप फिर राजा कैसे हुए? कल वही जनता बोलेगी आप राजपाट छोड़िए, तो आप छोड़ देंगे क्या? अपनी सहूलियत के हिसाब से जनता का राज चला रहे हैं क्या? पर प्रजा तो सर्वोपरि है ना। प्रजा सर्वोपरि लोकतंत्र में है। तो राजशाही में प्रजा सर्वोपरि नहीं है। राजशाही में किंग्स आर चूजन वन, मतलब भगवान ने पैदा करके जिनको धरती पे भेजा है तुम्हारा राजा बनाकर। वहां राजा के इंटरेस्ट की बात हो रही है, प्रजा के इंटरेस्ट का खेल नहीं है। प्रजा का इंटरेस्ट तो लोकतंत्र में है। यही तो फर्क है। लोकतंत्र को क्यों लोग राजशाही से बेहतर मानते हैं कि हाँ जनता की बात है, जनता की इंपॉर्टेंस है। कल अगर हमारे देश के 10,000 लोग को कोई किडनैप कर ले और कहे कि मोदी को देना पड़ेगा, तो मोदी को देना पड़ेगा। और मोदी जी खुद भी जाएंगे, क्योंकि 10,000 लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रधानमंत्री के पद से। अगर फिरौती की बात हो तो मेरा कहना है कि कोई भी राजा हो, मैं इस राज्य की बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया में जितने भी फ्यूडल सिस्टम रहे होंगे वो कभी भी पब्लिक इंटरेस्ट का काम नहीं करते। वो राजा के इंटरेस्ट का काम था। राजा के इंटरेस्ट के लिए जनता मरेगी भी, राजा के इंटरेस्ट के लिए जनता, राजा का मूड हो रहा है, राजा जंग कर रहा है, उसके प्रजा मार खा रही है, जंग में मर रही है, तो मैं राजा को इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं मानता। अब आपने पत्रकारिता छोड़ दी है, राजनीति में है, क्या मीडिया चौथा स्तंभ कहा जाता है लोकतंत्र का, कमजोर होते देख रहे हैं? मीडिया पर रहा नहीं चौथा स्तंभ। मुझे लगता है वो जगह कॉमेडियंस ने ले ली है। कॉमेडियंस चौथा स्तंभ है। मीडिया तो एक बांस के जैसे रूप में खड़ा है सपोर्ट के सिस्टम में, और उसके लिए मीडिया खुद भी जिम्मेदार है। ऐसा नहीं है कि कोई आया और उसने रातों रात मीडिया का चरित्र बदल दिया।
मीडिया का जो रेवेन्यू मॉडल है वो मीडिया को मजबूर करता है इस मॉडल को फॉलो करना, और वो ये नहीं करेंगे तो उनका ऑफिस बंद हो जाएगा, उनका सिस्टम शट डाउन हो जाएगा। तो वो एक तरीके से अपने ट्रैप में फंस चुका है। ऐसा नहीं है कि कल मोदी जी हट जाएंगे तो कल गोदी मीडिया खत्म हो जाएगा, कोई आएगा तो नया चमत्कार हो जाएगा, फिर वो अपने गोदी मीडिया बनाएगा, और ये हर समय होता रहेगा। मुझे लगता है कि ये इसको जनता को स्वीकार कर लेना चाहिए कि अब भारत में कोई पत्रकारिता का स्वर्णिम युग नहीं आ रहा है। अब गोदी मीडिया आपको तरह तरह के फ्लेवर के मिलेंगे हर राज्य में। आपने कहा कि मीडिया की जगह कॉमेडियंस ने ले ली, मुझे लगा आप कहोगे कि मीडिया की जगह सोशल मीडिया ने ले लिया। नहीं, सोशल मीडिया तो है ही, लेकिन मुझे लगता है कि जितना एज ए इंस्टीट्यूशन, एज ए जिनको बहुत एक परफेक्ट स्पेस मिलता है बात करने के लिए, मतलब कॉमेडियन ज्यादा अच्छे से क्रिटिसाइज करते हैं गवर्नमेंट्स को। सटायरिस्ट भी हैं। सटायर भी है, जाहिर सी बात है, सटायर सबसे अच्छा आर्ट है, और मुझे लगता है कि बहुत पॉजिटिवली लेना चाहिए। और अगर मुझे लगता है कि आप अपने क्रिटिक को अगर नहीं बर्दाश्त कर सकते तो आप राजनीति के लिए बने ही नहीं किसी भी तरीके से। अगर कोई ये समझे ना कि मेरा कोई बुरा नहीं, और जितने भी फेलियर हैं, मैं आपको बता दूं, विपक्ष का जो फेलियर है ना, जो आपको चुनाव में भी नजर आया, वो इसीलिए कि वो अपने क्रिटिक को अपने साथ नहीं रखते। विपक्ष को भी, विपक्ष को बात कर रहा हूँ, ये तो क्रिटिक लेके घूमते हैं। मोदी जी क्रिटिक लेकर घूमते हैं। इनका आरएसएस है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो इनको करेक्ट करता होगा कि ये दिशा में जाइए, वो दिशा में जाइए। यहाँ वाले लोगों ने अपने नेता को पकड़ के रखा और कह रहा है कि आप बेस्ट हो। आखिरी सवाल ले लेते हैं, 2024 के चुनाव हैं लोकसभा के, क्या लग रहा है आपको? देखिए, अब जो भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का परिणाम आया है, उसके बाद हो सकता है कि बहुत सारे लोग डिमोरलाइज हों, पर लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि 2018 में भी यही परिणाम थे जिसमें विपक्ष पूरा जीता था। तो विपक्ष के लिए एक अच्छा है कि उनको ओवर कॉन्फिडेंस से जो आसमान पे उड़ रहे थे, उनको भी जमीन पे आकर काम करने का एक जुनून मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मोदी को नहीं हराया जा सकता, हराया जा सकता है। अगर आप संगठनात्मक रूप से मजबूती से जन जन तक पहुंचे तो क्यों नहीं हराया जा सकता। कोई खुदा थोड़ी समय है, समय बिल्कुल है, कोई निकलना नहीं चाहता बस। कैसे नहीं है समय? तो वही वास्तविकता। मोदी के पास, अच्छा मोदी कोई मेटावर्स में रह रहे हैं क्या? उनके पास भी वो इतना ही टाइम है, हमारे पास भी उतना ही टाइम है। मैं कह रहा हूँ चलो आप ये उनके जितना नहीं करोगे भाई 50% ही तो कर लो, जनता के बीच में चलो। मोदी तो चलो अब प्रधानमंत्री में तो जनता के बीच में नहीं जाते, पर एज ए ऑर्गेनाइजेशन जनता तक पहुंचिए तो, जाइए तो। ये वो एक नेताजी हीरो है बना के रखे हुए हैं कि अब जैसे राहुल गांधी जी के 5-6 लोगों का ग्रुप है, वो घेर के रखता है। वो राहुल गांधी जी को आप परफेक्ट, आप संत हैं, आप फिलोसोफर हैं, अरे अच्छी बात है, लेकिन आप पॉलिटिशियन भी हैं। जब राहुल गांधी जी ये कहते हैं कि मुझे सत्ता नहीं चाहिए, तो चले जाइए ना जब आपको नहीं चाहिए, पर जिनको चाहिए उनको काम करने दीजिए। हम राजा नहीं है, हमारे यहाँ क्रिटिसिज्म करने की पूरी आज़ादी है आपको। आप इस इंटरव्यू को देखने के बाद खुले दिल से जैसा फील करते हैं वैसा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आपकी जो भी नाराज़गी है, जिस